साहित्य प्रेम अलग चीज है और यूपीएससी ऑप्शनल के लिए हिंदी साहित्य लेना ये अलग विषय है। जैसे प्रेमचंद या फणीश्वरनाथ रेणु के जो उपन्यास हैं उनमें कृषि से संबंधित या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे जो है वो प्रमाण हैं वहाँ पर, तो उनको आप थर्ड पेपर में यूज कर सकती हैं। व्यंग के बारे में कहा जाता है कि जो बोले वो मंद मंद मुस्काए और जिसके लिए बोला जाए वो कट के रह जाए, इसको व्यंग कहते हैं। पंडित होए के आसन मारी लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी सो भी साहब लगता है। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है फोरम आईएएस में। मैं अपूर्वा भार्गव। मेरे वेलकम करने के तरीके से आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस ऑप्शनल पे बात करने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य पे, हिंदी लिटरेचर पे, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पांडे सर। वेलकम टू यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आज क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि हिंदी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का लिया हुआ ऑप्शनल है, बहुत बच्चे आते हैं जो हिंदी भाषा में लिखते हैं, वो सबसे पहले चुनते हैं, और ऐसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा हिंदी से साहित्य से प्रेम रखते हैं वो ऑप्शनल को चुनते हैं। बट सर प्रॉब्लम ये है क्योंकि यूपीएससी है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग नंबर ला रहे हैं बहुत बढ़िया, कुछ लोग अटक जा रहे हैं। तो साहित्य को चुनने से पहले, आप साहित्य के शिक्षक हैं, सबसे बड़ी बात यह है साहित्य प्रेम कितना जरूरी है? मैम देखिए, साहित्य प्रेम अलग विषय है जी, और यूपीएससी ऑप्शनल के लिए साहित्य लेना वो अलग विषय है। अच्छा। साहित्य प्रेम से आप साहित्यकार हो सकती हैं जी, या साहित्य के प्रति जो है आप पाठक अच्छी हो सकती हैं, लेकिन साहित्य में रुचि रखना जरूरी है। साहित्य से रुचि है अगर, तो एक ऑप्शनल विषय के लिए रुचि होनी जरूरी है। जी बिल्कुल सर। तो आपकी रुचि है तो आप साहित्य ले सकती हैं। और प्रेम और यूपीएससी ऑप्शनल में उसका आंसर लिखना या वो अलग विषय है, वो टेक्निकलिटी ले आता है। टेक्निकलिटी ले आता है। वो दोनों अलग अलग, साहित्य प्रेम अलग चीज है और यूपीएससी ऑप्शनल के लिए हिंदी साहित्य लेना ये अलग विषय है। इसका मतलब मैं ये मान सकती हूँ सर कि ऐसे बच्चे जिन्होंने ये सोचा कि ना प्रेम था ना टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उन्होंने सोचा कि बाकी सब में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हिंदी में चूंकि मैं लिख रहा हूँ और इंग्लिश मुझे लिखनी थोड़ी कम आती है, तो क्यों ना मैं हिंदी ही ले लूँ, उनकी भी अच्छा पेपर उनका जा सकता है। बिल्कुल मैम, हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है यूपीएससी में हिंदी साहित्य ऑप्शनल की, इसका सिलेबस बहुत छोटा है। जी जी। और दूसरी बात है कि हिंदी में सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की जितने भी विषय हैं उनसे अच्छा मार्क्स आता है। हाँ, हिंदी में शुरू से ही जो है वो 300 के आसपास मार्क्स आता है। अगर सटीक तौर पे पूछूं कि हिंदी साहित्य का चयन करने के लिए क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे बताना चाहेंगे, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए एक स्टूडेंट को जो कि इंग्लिश में भी लिख रहा हो, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उधर इंग्लिश में लिखते हैं एग्जाम, लेकिन चुन रहे हैं वो हिंदी साहित्य को, तो क्या क्या फायदे हैं सर, क्यों चयन करें? फायदे ये हैं कि ये बहुत ही रुचिकर विषय है। दूसरा है कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। इसके जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो उपलब्ध हैं मार्केट में, ठीक है। और इसके लिए अगर थोड़े से ही प्रयास किए जाएं, एक ऐसा ऑप्शनल विषय है जिसको थोड़ा सा ही प्रयास किया जाए, 3-4 महीने में भी बहुत लोग अपना तैयार कर लेते हैं। तो कम समय में भी इस ऑप्शनल को की तैयारी की जा सकती है। और रेगुलरली भी हम अगर हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं, तो हमारे को थोड़ी वो भी लगेगी, कंफर्टेबल रहेगा सर। सर एक बात ये बताया जाए, ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि हिस्ट्री चुना तो हमें हिस्ट्री में सटीक काम आएगा, उसमें पॉलिटी चुना तो पेपर 2 एकदम तर जाएगा, नया पार लग गई हमारी। इकोनॉमी के अलग फ़ायदे हैं, ज्योग्राफी के अलग फ़ायदे हैं। क्या ऐसा है कि हिंदी साहित्य भी हर मेंस पेपर में अगर आ जाता तो मज़ा आ जाता है, ऐसा कुछ है? मैम जैसा है कि आपने बताया कि ऑप्शनल में यदि कोई हिस्ट्री लेता है तो उसके पेपर फर्स्ट में उससे कुछ हेल्प मिल जाती है, या उसको एसे में भी कुछ हेल्प मिल जाएगा। जी बिल्कुल। पॉलिटी लिया या पीएसआईआर लिया तो उससे सेकंड पेपर में हेल्प मिल जाएगा। जी। कोई इंडियन इकोनॉमी लिया तो उसे थर्ड पेपर में। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य एक ऐसा ऑप्शनल है, अगर वो ली तो सारे पेपर में आपको हेल्प मिलेगा। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हिंदी साहित्य अगर कोई लेता है तो फर्स्ट पेपर में, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर में
यदि आप भक्ति आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं, बिल्कुल सर, तो यहाँ पर जो हिंदी साहित्य में आपने भक्ति काल पढ़ा है, वो भक्ति आंदोलन में आप वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और आपके प्रश्न में जो है वैल्यू एडिशन हो जाएगा। बिल्कुल सर। आपका जो उत्तर है उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप सेकंड पेपर में अगर लिखती हैं, जी, तो वहाँ पर गांधीवाद या मार्क्सवाद या और भी जो भी है, उनसे कैसे हम आप जो है पॉलिटी में अपना किसान, नारी वगैरह वगैरह सब सोसाइटी में भी आ गया। नारी विमर्श वगैरह सब जो है आप कर सकती हैं। जैसे प्रेमचंद या आपको जो है फणीश्वरनाथ रेणु के जो उपन्यास हैं, उनमें कृषि से संबंधित या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे जो है वो प्रमाण हैं वहाँ पर, तो उनको आप थर्ड पेपर में यूज कर सकती हैं। हिंदी का प्रयोग आप जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में थर्ड पेपर में भी यूज कर सकती हैं, इसको एथिक्स में भी यूज कर सकती बिल्कुल हैं। सर, कबीर हम कोट करते हैं, रहीम कोट करते हैं, कबीर रहीम को रैदास कोट कोट करते हाँ, हैं, तुलसी कोट करती तुलसी हैं। कोट करते तो कुछ हैं। ऐसे हिंदी में जैसे कुछ इन जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, इनके कोट अगर 10-20 आप लिख लें तो वो आपको एथिक्स में बहुत काम करेंगे, एथिक्स में आएंगे, ऐसे में और भी आ रहे हैं सर। सबसे महत्वपूर्ण है कि निबंध जो कि अकेले 250 अंकों का है, वहां भी ये बहुत काम करेगा। निबंध तो पूरा ये है, ओवरऑल आपको लिखने में ये जो है वो काम करेगा, क्योंकि भाषा सब में सही चाहिए। जी, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि ये इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में ऑप्शनल से भी प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं, और अगर ऑप्शनल पर आपकी पकड़ होगी तो इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। जी बिल्कुल। और इस तरह से सर एक चीज़ है सर, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को मिलती हूँ डाउट काउंटर्स वगैरह पे, या पहली बार भी जो फाउंडेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट क्लास के बाद मिलते हैं, तो उनका ये रहता है कि हिंदी इसलिए भी चुने कि करंट अफेयर नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगता है सर कि ये बात सही नहीं है। मतलब हिंदी में करंट अफेयर, बिल्कुल मैम, हिंदी में भी करंट अफेयर्स होता है। जैसे आप हिंदी भाषा का विकास देखेंगी, जी, या हिंदी भाषा में वैज्ञानिक एवं तकनीक का विकास देखेंगी, तो यहाँ पर आज जैसे डिजिटल लर्निंग या डिजिटल गैप या डिजिटल जो है मशीन लर्निंग है, ये सारे चीज, या जो है आप देखेंगी यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट, कीबोर्ड वगैरह जितना भी आता है, तो ये सारा चीज करंट से ही जुड़ा हुआ होता है। और हिंदी भाषा का और ज़्यादा महत्व है, इसलिए कि डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि अभी भी अधिकतर लोगों की जो भाषा है हिंदी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक बात और है, जैसे कि कई स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि सर्टेन मॉड्यूल्स जो होती हैं, मैं हाँ ये हर जगह हर पॉडकास्ट में, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ मैं बच्चों की कमी पाती हूँ कि किताबें थोड़ी कम पढ़ते हैं लोग, छोटे छोटे मॉड्यूल्स ऐसी तमाम चीज़ों पे। और आपने भी बताया कि सिलेबस के हिसाब से रिसोर्सेज खूब सारे अवेलेबल हैं जी बहुत यहाँ पे। ठीक है सर, एक छोटा से आज का मैं एक इस पॉडकास्ट से पहले, चूंकि मैं आपसे बात कर रही थी, आप साहित्य जानते हैं और मेरे थोड़ी साहित्य से दूरी है, तो मैंने सोचा थोड़ी तैयारी कर ली जाए। और मैंने एक लाइन पढ़ी, कहीं सुनी थी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। तो मैंने उसमें सोचा किसने लिखी है, ठीक है, तो उसमें आया मेटा पे सर कबीर। ज्यादातर बच्चे आजकल चैट जीपीटी और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हिंदी में अभी चैट जीपीटी और मेटा के हाथ तंग हैं। जी 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 बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, आप तो बहुत अच्छा जानती हैं, आपकी तरह नहीं, आप तो बहुत अच्छा। तो सर वहाँ बाद में जब मैंने अभी पहले थोड़े पहले आपसे डिस्कस किया, तो ये चीज ऐसी आ रही है कि ये बिहारी जी की है। जी देखिए, क्या है कि गूगल से या चैट जीपीटी से हमको बहुत सहायता मिल रही है जी, लेकिन उनमें ये भी है कि वो दोष मुक्त नहीं है, बहुत सारे दोष हैं, और बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो कि वो सूचनाएं वहां पर कुछ गड़बड़ हैं। सर इस दोष को दूर करने के लिए क्या मतलब तो स्टूडेंट को बच्चों करना को चाहिए? इसके लिए सावधान रहना होगा मैडम। हाँ, और किताबों का मेरे हिसाब से जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका उपयोग ज्यादा, बिल्कुल आप उनका उपयोग करें, लेकिन सावधानी पूर्वक। और टेक्स्ट बुक, जैसा कि आपने कहा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए, है ना। यहाँ कनक के बारे में है, कनक मतलब सोना, और एक कनक मतलब सोना होता है और एक धतूरा हो गया। तो यहाँ ये जो पद है ये बिहारी के पद हैं, और बिहारी लाल के नीति के पद के अंतर्गत आता है। ये नीति का पद है बिहारी लाल का, और इसमें यमक अलंकार के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
यमक अलंकार, जब एक ही शब्द के दो अर्थ हैं तो उनका कैसे प्रयोग होगा, तो ये यहाँ पर बिहारी के हैं। और लेकिन अब मेटा पर कबीर दे रहा है। सर अब मेरी ये दुविधा हाँ। सुनिए सर, मैं इतनी कन्विंस भी क्यों हो गई, क्योंकि कबीर जो थे वो सटायर और फिलॉसफी के लिए, डीप फिलॉसफी के लिए जाने जाते थे, मतलब हास्य व्यंग और फिलॉसफी के व्यू पॉइंट से। अब सर मुद्दा ये है कि स्टूडेंट कन्विंस हो जा रहा है उस जगह पे। नहीं तो अब जैसे है कि कबीर का फिलॉसफी में भी बहुत, कबीर जो है गहरी फिलॉसफी के रचनाकार हैं। कबीर अद्वैत वेदांत के रचनाकार हैं। जी। उनकी फिलॉसफी अद्वैत, लेकिन वहीं पर कबीर हास्य और व्यंग का भी बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। व्यंग के बारे में कहा जाता है कि जो बोले वो मंद मंद मुस्काए और जिसके लिए बोला जाए वो कट के रह जाए, इसको व्यंग कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आप कहें तो मैं दे सकता हूँ। प्लीज। हाँ, आप कहें तो जैसे कबीर कहते हैं कि जो है कि पंडित होए के आसन मारी, लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। यानी कि तुम पंडित हो करके और आसन लगा करके लंबी माला जो है जप रहा है और अंदर में है कि किसी का हानि पहुंचा देना है। बिल्कुल। तो पंडित होए के आसन मारी, लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी, अंतर में जो है तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है, यानी ऊपर वाला जो है जानता है सब। जी। So this is so good about this, sir. ये बहुत अच्छा व्यंग है पंडितों पर, और जो ऐसे पंडितों पर जो कि अंदर कुछ है बाहर में कुछ। जी सर, एक और जिससे इसी क्वेश्चन के लाइन पे अगर मैं कहूँ सर, एक बच्चा जो नया ले रहा है इस सब्जेक्ट को, ठीक है, या कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अलग अलग, जैसे लेखक अलग हैं, कवि अलग है, गद्य के अलग, जिनका नाम गद्य में काफी, कई ऐसे जो उपन्यासकार हैं, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु हो गए, जैसे प्रेमचंद है, वो लेखक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। जी। तो सर कई बार बच्चा जो उसे बहुत दिनों तक कर रहा है वो कहीं हेवी मान लेता है कि इतने सारे नाम, इतने सारे डिफरेंशिएशन, कोई नया है जो सबको मिला दे रहा है। जी। राइट सर। जैसे ये क्या है ना कि प्रत्येक जो रचनाकार हैं, चाहे जिनकी चर्चा अधिक होती है, जी बिल्कुल, वो अलग अलग उनकी फिलॉसफी होती है, अलग अलग दर्शन होता है। जैसे प्रेमचंद जी जो हैं, प्रेमचंद जी में मार्क्स या प्रगतिवाद, मार्क्स की फिलॉसफी है, और प्रेमचंद जी यथार्थ के रचनाकार हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उनके जो रचनाएं हैं वहाँ यथार्थ दर्शन दिखेगा। जी ठीक है। और अगर वो जो है कहीं जाइएगा, जैसे कि आप छायावादी रचनाकारों के पास जाइएगा, जयशंकर प्रसाद जी भी उपन्यासकार हैं, तो वहाँ आदर्श दिखता है, ठीक है, तो वहाँ रोमांटिसिज्म चलता है, और प्रेमचंद जी के पास यथार्थ चलता है। तो सर इसी बात पे अगर मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँ फिलॉसफी की बात पे, ठीक है, तो फिलॉसफी जो है अलग अलग लेखक कवियों को, जैसे आपने कहा मार्क्सवादी, ठीक है, तो अलग अलग लेखकों को या अलग अलग रचनाकारों को लिखने के लिए जो लेखन शैली होनी चाहिए, उत्तर लेखन शैली, वो बदलती है। हाँ, उत्तर लिखने में स्टूडेंट्स को सबकी फिलॉसफी के बारे में जानना चाहिए, और उनसे थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ाव भी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। और जैसे अगर हम कबीर को पढ़ रहे हैं या कबीर के बारे में लिखना है, तो कबीर की फिलॉसफी को जानना होगा। बिल्कुल सर। कबीर की फिलॉसफी जो है अद्वैतवाद से संबंधित है। जी, वो अद्वैतवाद की ये है, जो है अद्वैत वेदांत के दर्शन। वहीं सूरदास की अगर फिलॉसफी आप देखें तो सूरदास की फिलॉसफी पुष्टि मार्ग से, यानी शुद्धाद्वैत दर्शन से है। जी ठीक है। तो अलग अलग जो है, अब तुलसीदास को देखें तो विशिष्टाद्वैत दर्शन से संबंधित हैं। बिल्कुल। तो अलग अलग जो रचनाकार हैं उनकी फिलॉसफी अलग अलग होती है। तो ये उनके संबंध में उत्तर लिखते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा, या व्याख्या के समय इसको ध्यान में, सप्रसंग व्याख्या वगैरह जो है, ये जानने के बाद ही आप अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, जो मुझे समझ में आया, और मुझे ऐसा लगता है ये जो छोटी सी चूक होती है, हल्की सी, यही शायद जो थोड़ा बहुत मार्क इम्प्रूवमेंट में बच्चों को जरूरत है, उसके लिए ज्यादा उत्तर लेखन या की जरूरत है। हमारे हिसाब से आंसर राइटिंग ज्यादा करने की जरूरत है। खूब सारी किताबें पढ़ें, खूब सारी आंसर राइटिंग करें। ठीक है सर। इसके अलावा सर मैं अगर आपसे पूछूं, एक बहुत स्टूडेंट्स का पूछा गया क्वेश्चन, सर कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको लगता है लगभग हर कोई फंस रहा है, मतलब सिलेबस का वो वाला पार्ट जहां ज्यादातर विद्यार्थियों को
मुश्किल होती है? बहुत अच्छा सवाल मैम आपने पूछा है, स्टूडेंट के व्यू से बहुत अच्छा है सवाल। जी जी। देखिए, हिंदी साहित्य ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं जी। तो इसमें बच्चा दोनों पेपर में फंसता है। फर्स्ट पेपर में वो भाषा खंड में फंसता है। फर्स्ट पेपर में खंड क में भाषा और लिपि का इतिहास रहता है, तो वहाँ भाषा खंड वाला जो भाग है वहाँ बच्चा फंसता है, क्योंकि वहाँ जो है थोड़ा सा तकनीकी रूप से उसको याद करना पड़ता है। और ये जो भाषा खंड के प्रश्न हैं लगभग 125 अंकों के आते हैं। अच्छा सर। ठीक है, तो यहाँ 125 नंबर में वो फंसता है। दूसरा जो सेकंड पेपर है वहाँ व्याख्या खंड में फंसता है, और व्याख्या की अलग तकनीक होती है। अच्छा सर। तो व्याख्या की तकनीक, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि व्याख्या को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ओके। और जबकि व्याख्या में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, और व्याख्या अगर दोनों भाग का मिला करके देखा जाए, खंड क और खंड क सेकंड पेपर में, तो व्याख्या लगभग 100 अंकों का होता है। तो वहाँ अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। यानी फर्स्ट पेपर में भाषा खंड में बच्चे फंसते हैं, सेकंड पेपर में व्याख्या खंड में फंसते हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे अमूमन हर सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स की एक रहती है कि भाई हम शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ तैयार करते रहें। क्या साहित्य, अब जैसे मेरे जैसा इंसान जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में साहित्य नहीं देखा है, जी जी। बिल्कुल, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें क्या शॉर्ट किया जा सकता है? क्योंकि लैंग्वेज को, साहित्य को, लिटरेचर को बंद करना, इज इट पॉसिबल? हाँ, शॉर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम के लिए हमको लिखना है। जी। मैं इमोशनल नहीं होना है। हाँ, इमोशनल नहीं, मुझे प्रोफेशनल होना है। जी, हाँ, अपने सब्जेक्ट के प्रति प्रोफेशनल होना चाहिए। हमें वो लिखना है जो एग्जामिनर के व्यू से अच्छा लगे। बिल्कुल। हमें जो है वो भावनात्मक रूप से नहीं देखना है, हमें एग्जामिनर के व्यू से देखना है। तो वहाँ आपको जरूरत है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं कि क्या क्या हम अपने जो है आंसर शीट में लिखेंगे। व्याकरण को लेकर के मतलब क्या शॉर्ट नोट्स? हाँ, सब में सर, क्योंकि व्याकरण मेरे हिसाब से काफी साइंटिफिक हो जाता है, वो तो किसी लैंग्वेज का साइंटिफिक पार्ट है वो। यहाँ थोड़ा अलग होता है मैम। यहाँ व्याकरण वो हिंदी वाला पूरा व्याकरण नहीं रहता है। अच्छा। यहाँ व्याकरण वैसे उस टाइप का व्याकरण पढ़ना ही नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ भाषा विज्ञान पढ़ना है। लैंग्वेज साइंस। हाँ, ये अलग होता है। भाषा विज्ञान में ध्वनियों के बारे में पढ़ना होता है, शब्दों के बारे में पढ़ना होता है, मूल शब्द क्या होते हैं, शब्द रचना कैसी होती है, हिंदी में रूप रचना क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ना होता है। That is very nice सर। सर, एक तौर पे अगर आपसे ये कहें कि एक संदेश जो आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, एक मोटिवेशन जो हिंदी के साथ बना रहना चाहिए, वो क्या होगा सर? आप अपने स्टूडेंट्स को अगर बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य एक अच्छा ऑप्शनल विषय है, और हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत छोटा है। अगर आपकी रुचि हो तो आप हिंदी साहित्य का अगर साथ पकड़ेंगे तो हिंदी साहित्य भी आपको अच्छा साथ देगा, और आप हिंदी साहित्य से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और यूपीएससी के फाइनल सिलेक्शन में आप पहुंच सकते हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, चूँकि साहित्य है और आप बैठे हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को पर सर, आपकी कौन से ऐसे रचना, मतलब ऐसे 2-3 रचनाकार बताएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मैम, मुझे तुलसी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि तुलसी के काव्य में, उनके साहित्य में समन्वय है, इंक्लूजन है। हाँ, या तुलसी के बारे में कहा जाता है कि भारत में गौतम बुद्ध जो है उसके बाद सबसे बड़े समन्वयवादी तुलसी ही। तुलसी के यहाँ पूरा यहाँ, हाँ, वहाँ पर देखिएगा ना कि वहाँ जो है वो सगुण निर्गुण का समन्वय, ज्ञानी अज्ञानी का समन्वय, संस्कृत से देसी भाषा का समन्वय, शैव से वैष्णव का समन्वय, पूरा समन्वय का ही काव्य है तुलसी का रामचरितमानस। सर, आप मेरा इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस हिसाब से जैसे अपभ्रंश की वजह से भाषा बदल रही है, भाषा बदलती है तो उसका एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब चेंज देखा जा सकता है साहित्य के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर। क्या आपको लगता है कि अभी भी जिस तरह से भाषा बदलती जा रही है उसका साहित्य पे असर होगा? हाँ मैम, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और जैसे भाषा प्रवाहमयी है जी,
भाषा में प्रवाह नहीं होता है, जिस तरह जल में प्रवाह नहीं हो तो जल गंदा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो भाषा भी प्रवाह ना हो भाषा में तो भाषा गंदी हो जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, भाषा को जहां आप डिसिप्लिन में बांध देंगी तो भाषा वहीं समाप्त हो जाएगी। जैसे संस्कृत का पहला व्याकरण लिखा पाणिनि ने, अष्टाध्यायी, और ज्यों ही संस्कृत का व्याकरण पाणिनि ने लिखा, संस्कृत का पतन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार वो जो है भाषा संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट ऐसे होते हुए, तो जैसे जैसे भाषा को डिसिप्लिन में कठोरता से बांधा गया, उन भाषाओं का पतन होता चला गया। क्रिएटिविटी को बांधना भी नहीं चाहिए। बांधना नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाषा को बहुत डिसिप्लिन में नहीं डालना है, भाषा में प्रवाहमयता बनी चाहिए और उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। थैंक यू सर। सो टू द स्टूडेंट्स, आज जो हम सम अप कर रहे हैं, जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहली बात कि हर कोई जो थोड़ी भी रुचि या इंटरेस्ट रखता है हिंदी ऑप्शनल में, वो बिल्कुल ही इसका चयन कर सकता है। इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। करंट अफेयर को लेकर के भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप करंट में डील करते होंगे, उसका इस्तेमाल आप ऑप्शनल में डायरेक्टली करेंगे और शायद इतने डेप्थ में भी ना करना पड़े और आपको मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे। इसके अलावा आप साहित्य से वो सब उठा के उन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी और सब्जेक्ट्स के अंदर, जहां वो एंगल जो आपके बाकी जनरल स्टडीज वाले फ्रेंड्स मिस कर रहे होंगे, राइट। तो इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें पढ़ें, खास करके टेक्निकलिटी बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हमें CSE देनी है। और बाकी ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।